हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो से शुरुआत करेंगे आपके नीट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन को। ओके, और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आपके क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर से। ओके, इस चैप्टर से क्यों? क्योंकि ये सबसे बेसिक चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको अगर समझ में आ गए तो इनऑर्गेनिक के बाकी के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, और इतना ही नहीं, अब क्योंकि ये बेसिक है तो कई बच्चों को ऐसा ख्याल होता है कि यार ये बेसिक है तो इससे क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ओके, तो बिल्कुल सोचना भी नहीं इस चैप्टर को छोड़ने के बारे में, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, इसको आना ही चाहिए आपको, तभी जाकर आप इनऑर्गेनिक को समझ सकते हो। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में हम लोग करने क्या वाले एक्चुअल में, तो ये वीडियो में हम लोग जितना भी जो कुछ भी पढ़ेंगे ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए सप्लीमेंट्री होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में, ओके, या फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियोस देखेंगे, उन चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स होंगे, कुछ टॉपिक्स समझने के लिए आसान होते हैं कॉन्सेप्चुअली, कुछ टॉपिक्स थोड़े से टेढ़े हैं। ओके, तो जो समझने के लिए आसान है वो तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ के भी समझ में आ जाएंगे। ओके, तो उन टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ओके, उन टॉपिक्स में से भी मैं उन चीजों को डिटेल में समझाऊंगा जो चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद। ओके, जो दूसरे टाइप के टॉपिक्स है, जो थोड़े मुश्किल से है, जो थोड़े जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने के लिए टेढ़ा है, ओके, जो एनसीईआरटी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, उन टॉपिक्स को बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अच्छे से एकदम डिटेल में इस कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियोज में पढ़ाऊंगा। ओके, तो आपको क्लियर हो गई बात क्या है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में। ओके, तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर को मैंने क्या किया है, कुछ 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम समझ पाए कि पढ़ना क्या है इसमें। ओके, और इस वीडियो में भी हम लोग कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे ये पहले 3 टॉपिक्स मैंने जो डिवाइड किए, ये है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और तीसरा है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो 2 टॉपिक है ना, पहले डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें हम लोग अभी जो पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सारी कहानी है। ओके, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में, इस टॉपिक में आप पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ बेसिक चीजें जान लोगे, जो कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो 2 टॉपिक्स है, ये आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे अच्छे से तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, पर फिर भी हम लोग इनसे गो थ्रू तो बिल्कुल करेंगे। और इन 2 टॉपिक्स में से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो शायद आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, ये इनमें से भी जो चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है वो मैं बिल्कुल समझाऊंगा इस वीडियो में। ओके, बाकी के टॉपिक्स के लिए हम लोग फटाफट गो थ्रू करेंगे, इनमें से फटाफट गो थ्रू करते जाएंगे हम लोग बाकी के लिए। ओके, फिर ये पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक है, ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के जिनके हम लोग को ट्रेंड समझने हैं, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में या फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ओके, तो इनको हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, इनमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो चलो अब फटाफट देख लेते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं वो कैसे कैसे डेवलप हो गया, क्या कहानी थी। शुरुआत होती है डोब्राइनर से। तो डोब्राइनर के ट्रायड बना दिए। ट्रायड मतलब उसने सिंपली क्या कर दिया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ओके, तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 एलिमेंट्स के उन्होंने ऐसे ग्रुप बना दिए जिनके सिमिलर और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, बाकी इन्होंने और कुछ चीजें बताई थी कि इनका जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है, ये बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को हम लोग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमको मिल जाएगा बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट। और इस बीच वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है ये भी इंटरमीडिएट है बाकी के 2 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के, मतलब इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी और इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी के
दोनों की प्रॉपर्टी के बीच वाली कुछ प्रॉपर्टी होगी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होगी, ना पूरी तरह से इसके जैसी ना पूरी तरह से इसकी जैसी, थोड़ी बीच वाली प्रॉपर्टी होगी बीच वाले एलिमेंट की। इतना ही सिंपल सा चीज डोबरानर ने बता दिया, ऐसे क्लासिफाई कर दिया। ओके, आ गया हमारा न्यूलैंड्स आ गए। न्यूलैंड ने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दे दिया। ओके, तो इन्होंने क्या किया, सिंपली हम लोग ये फटाफट देख लेंगे क्या क्या किया, बाकी की चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी ओके, पढ़ के भी एनसीईआरटी में। तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया कैसे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, मैंने ए लिख दिया है। और इन्होंने जब अरेंज किया ऐसे एलिमेंट्स को, तो उनको क्या मिला, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि हर 8वां एलिमेंट, ओके, सपोज ये मेरा पहला एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं लिथियम से, उसके बाद आप अगर काउंट करोगे तो 8वां एलिमेंट होता है सोडियम। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पहले एलिमेंट से हर 8वां एलिमेंट जो आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट जैसे ही है। ओके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से सिमिलर है। अगर आप बेरिलियम देखोगे तो बेरिलियम से 8वां एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। तो उसने ये फिर से यही चीज बताने की कोशिश की कि भाई ऐसा ही हो रहा है, 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर है। आगे ऐसी बोरॉन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर पाई गई, उन्होंने ये नोट किया। फिर कार्बन की सिलिकॉन से सिमिलर पाई गई, उन्होंने ये भी चीज ऐसी ही नोट डाउन की। तो ये चीज उन्होंने बताई बस सिंपली। ओके, फिर कौन आ गया देखो, फिर मेंडलीव ने मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल बना दिया। अब ये थोड़ा एक बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारे पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में। क्यों ब्रेक थ्रू था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इसका पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया, इन्होंने उनका पीरियोडिक लॉ भी दिया खुद का, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ नाम दे दिया है बस, पर पहला पीरियोडिक लॉ था ये। ओके, जो बना, और इस पीरियोडिक लॉ ने पूरी दुनिया ही बदल दी पीरियोडिक टेबल को बनाने की। ओके, तो पीरियोडिक लॉ क्या था आपको पता ही होगा, सिंपली बहुत सिंपल है, फिजिकल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, ऑफ एलिमेंट्स क्या है, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ओके, अब अक्सर बच्चे ये रट लेते, समझ नहीं लेते, इसको समझना जरूरी है। देखो नीट के एग्जाम में इस चैप्टर में से आप जो भी इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे आप उनको तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लोगे। कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लिए ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नीट में कुछ सवाल है जो सीधे सीधे पूछ लेंगे वो लोग, शायद फैक्चुअल बेसिस पर, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर में, जो भी फैक्ट्स हैं उनको पता होना चाहिए आपको, एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें, कौन से एलिमेंट्स है, क्या क्या है वो। ओके, जो फैक्चुअल चीज़ें होती है इनऑर्गेनिक में वो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, और बाकी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए, इसी चीज के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बस रटने से आप नीट नहीं क्लियर कर पाओगे, इस चैप्टर के तो सवाल, मतलब इस चैप्टर के सवाल बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, बात क्लियर हो गई यहां तक। तो क्या है ये पीरियोडिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहना चाहता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, बस ये साइंटिस्ट जो लॉ बना देते हैं ना उसको इस तरह से लिख देते हैं कि भाई सामने वाला पढ़ने वाला बोले कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। ओके, बहुत सिंपल है। क्या है कि एलिमेंट्स जो है अगर हम लोग उनको अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में, तो उन्होंने उनको बताने का ये था कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहे हैं तब ओके क्या हो रहा है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद, सपोज ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, तो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद, देखो ये इंटरवल फिर ये इंटरवल, तो ऐसे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद हमें सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिल रहे, या फिर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ओके, इसी का मतलब होता है ये पीरियोडिक लॉ। ये सिंपल सी चीज बतानी थी उनको भाई, क्लियर हो गई बात। और इसी चीज को ओके बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ओके, ये भी बात क्लियर हो गई। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है पीरियोडिसिटी है क्या। ओके, बहुत सिंपल चीज, यही पीरियोडिसिटी है। हो गई क्लियर बात। अब देखते हैं कि मेंडलीव ने कैसे अरेंज किया, फटाफट। तो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया उन्होंने मैंने बताया उनके लॉ में उन्होंने कैसे बोला है, लॉ को एक्सप्लेन मैंने क्या किया कि भाई एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में लगाने पर चीजें उनको, मतलब प्रॉपर्टीज उनको सिमिलर पाई गई आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में सजा दिया, ये पता है हमें। ओके, और कैसे सजाया उन्होंने,
इन रोज, ऐसे रो में, ओके, और कॉलम्स में, ओके। और ये रोज और कॉलम्स को इन्होंने नाम क्या दिया? रोज को नाम दिया सीरीज, कॉलम्स को नाम दिया ग्रुप्स। सिंपल सी चीज है। अब इस तरह से अरेंज किया, बस ना ही उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में अरेंज किया इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब इन सीरीज एंड ग्रुप्स, पर इस तरह से अरेंज किया इनको सीरीज और ग्रुप्स में कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि वो एक ही वर्टिकल या फिर सेम वर्टिकल कॉलम में चले जाए, ओके। और सेम वर्टिकल कॉलम या फिर हम लोग बोलते हैं इसको ग्रुप में चले जाए। वो क्लियर हो गई बात। अब इस चीज को भी पीरियोडिसिटी ही कहते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में हम लोग इसको पीरियोडिसिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मतलब तो वही हो रहा है। देखो पीरियोडिसिटी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट में लगा रहे, तब पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद हमें सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। यहां पर भी वही तो हो रहा है, देखो ध्यान से, ओके। जब लिथियम से उन्होंने सजाया एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, ओके, फिर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद फ्लोरीन तक पहुंचे लिथियम से, और इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला सोडियम, ओके, जिसकी प्रॉपर्टीज उनको सिमिलर मिली लिथियम जैसे, और इसीलिए उन्होंने उसको लिथियम के नीचे ही प्लेस कर दिया सेम वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में। ऐसे ही अगर आप देखोगे आगे, सोडियम के बाद उन्होंने सजाया एलिमेंट्स को पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद, आप देख रहे हो, तो पर्टिकुलर इंटरवल एटॉमिक वेट के बाद क्या हुआ? ओके, हम लोग क्लोरीन तक पहुंचे और क्लोरीन के बाद उनको पोटेशियम मिल गया, ओके। अब पोटेशियम की भी प्रॉपर्टीज उन्होंने ये पाई कि सोडियम और लिथियम जैसी है। तो क्या हो रहा है? देखो जब एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं इन द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, तो क्या हो रहा है? पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट के बाद देखो, ओके, क्या मिल रहा है हमें? सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और इसी को तो बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी, राइट। तो पीरियोडिसिटी मतलब क्या? और अलग शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में, या फिर सेम वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इसको भी हम लोग पीरियोडिसिटी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब दिक्कत ये थी कि ये जो हमारे मेंडेलीव भैया थे ना, इन्होंने जो पीरियोडिसिटी बताई, ये पीरियोडिसिटी का कारण हमें क्लियर नहीं हुआ, ओके। यहां तक कहानी ठीक है, समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर फाइनली। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ही हो गया, ओके। क्या, किसने चेंज लाया? हेनरी मोजली ने चेंज लाया। और क्या चेंज लाया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये बताया, ओके, कि एटॉमिक नंबर जो है, ओके, ये ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक वेट, ओके। अब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा ये सिंबल्स ये एटॉमिक नंबर का है, एटॉमिक वेट का है, ओके। अब एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक वेट से। किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें? एलिमेंट के फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, ओके, देन इट्स एटॉमिक वेट। और इस कंक्लूजन पर आने के बाद हमारा मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? जिस जगह पर एटॉमिक वेट था वहां पर बस एटॉमिक नंबर को चिपका दिया, खत्म। तो देखो चेंज कर दिया मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ को और नाम दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और चेंज क्या किया? एटॉमिक वेट की जगह पे एटॉमिक नंबर को चिपका दिया। देखो एटॉमिक वेट की जगह पे एटॉमिक नंबर को चिपका दिया। सिंपली लॉ क्या है? सेम, उतना वैसे ही लॉ है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ओके। बस खाली इतना चेंज हो गया। अब मतलब भी बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सेम है इसका भी, ओके। जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, ओके, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तब हमें पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद, जैसे कि सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ओके। बस यही है इसका मतलब। और इसी चीज को अब हम लोग फिर से पीरियोडिसिटी बोलेंगे। अब ये पीरियोडिसिटी है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, करेक्ट। देखो चीजें सेम टू सेम ही है, बस कंफ्यूजन बच्चों को इस चीज में होता है कि क्या भाई है क्या एक्चुअल में पीरियोडिसिटी। हो गई क्लियर बात यहां तक। अब देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे सजाया।
ओके, तो यहां पर है कुछ अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ ऐसा दिखता है। अब सजाया कैसे? जैसे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को सजाया था उसी तरह से सजाया, बस एक फर्क है। मेंडेलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में। ओके, तो हम लोग यहां पर, हम लोग नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को? इनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में। ओके, कैसे? सेम टू सेम, फिर मेंडेलीव जैसे ही, इन रोज और इन कॉलम्स में। ओके, ऐसे रोज में और ऐसे कॉलम्स में। ओके, अब इन रोज को नाम दिया गया पीरियड्स, नाम बदल दिया। ओके, सीरीज से पीरियड्स कर दिया, और कॉलम्स को नाम दे दिया ग्रुप्स, नाम कॉलम का नाम सेम रख दिया। अब कैसे अरेंज किया है? बस सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दिया इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, बस छोड़ दिया, ऐसे नहीं। इस तरह से अरेंज किया है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर में तो करना ही है इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, पर इस तरह से कि जो भी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ओके, जो भी एलिमेंट्स के सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन एलिमेंट्स का ये चीज ध्यान में रखी गई कि उन एलिमेंट्स को प्लेस करना है सेम ग्रुप में। ओके, क्लियर हो गई बात? जैसे मेंडेलीव ने किया था वैसे ही। ओके, बस फर्क है एटॉमिक नंबर का, बस दैट्स इट। और इसी चीज को देखो, अब मैंने उस टाइम पिछले ही इसमें समझाया था मेंडेलीव वाले स्लाइड में कि इस चीज को, किस चीज को, जिसमें यहां पर देखो पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट्स जो है उनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, इसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। फिर से ओके, क्योंकि देखो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद हमें फिर से वो एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, वही तो होता है पीरियोडिसिटी, राइट? जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हो गई क्लियर बात यहां तक? अब हम लोग यहां पर पीरियोडिसिटी का कारण जो है यहां पर हम समझ पाए, कैसे समझ पाए देखते हैं। ओके, तो क्यों भाई पीरियोडिसिटी हो रही थी? क्यों हम लोग जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद हमें क्यों ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे थे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है? इसका रीजन ये है कि हो क्या रहा है मालूम है? देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये किस पर डिपेंड करती है। ओके, ये एक बार चीज समझ में आ गई तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की, ये डिपेंड करती है एलिमेंट्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला झंझटमारी जो है वो आपने तो चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा होगा, मतलब जोक में बोल रहा हूँ झंझटमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, इसके बिना तो पूरा केमिस्ट्री हिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलेंस शेल में जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा आउटर। ओके, जैसे कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलेंस शेल और उसके पहले वाले शेल का जो डी ऑर्बिटल है वो हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलेंस शेल, उससे पहले वाला शेल का डी ऑर्बिटल, उससे पहले वाले शेल का एफ ऑर्बिटल। ओके, ये हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे आगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। फिलहाल तो इतना चीज समझ में आ गया आपको, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब बाहर के ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जो मैंने बताया एस ब्लॉक के केस में होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो समझ ही लेते हैं। अभी डी ब्लॉक के केस में होता है इनर शेल का डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में होता है ओके, जो थर्ड लास्ट शेल है हमारा, ओके, इसके एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड लास्ट शेल जो है हमारा, इसके डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट शेल के एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये देखो, लास्ट n है तो सेकेंड लास्ट n-1, लास्ट n है तो सेकेंड लास्ट है n-1, थर्ड लास्ट है n-2। ओके, तो इस तरह से तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऐसे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड करती है। ओके, अभी समझ में नहीं आया होगी ये चीज तो डोंट वरी, आप आगे तो समझ में आ ही जाएंगी। ओके, समझ में हो गया, क्लियर हो गई बात? अब हो क्या रहा है मालूम है, हम लोग जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में सजा रहे हैं
तो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद हमें क्या मिल रहा है मालूम है? हमें ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये भी सिमिलर मिल रही है। कैसे देखो, फटाफट देख लेते हैं। ओके, लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे, ओके, तो हीलियम लिख देता हूं मैं। आप सबको पता है अब किसका कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। हीलियम 2s1, ओके। सोडियम के लिए नियॉन 3s1, ओके। फिर पोटेशियम के लिए आर्गन 4s1। अब ध्यान से देखो, ये जो 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, ओके, ये जो 2 है ये है वैलेंस शेल, ओके, लिथियम का, ओके। n मैं लिख देता हूं, वैलेंस शेल मतलब n, तो ns1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर सोडियम का ये 3 जो है ये भी वैलेंस शेल है, ओके। तो यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ns1, ओके, जनरली लिख रहा हूं मैं। और यहां पर पोटेशियम का भी वैलेंस शेल है 4, तो यहां पर भी मैं वैलेंस शेल को n से डिनोट कर रहा हूं, ओके। तो n है हमारा n, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ns1। आ गई बात समझ में? तो देखो, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल है, ओके। और क्योंकि ये एस ब्लॉक वाले एलिमेंट है, तो देखो मैंने बताया था वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो देखो ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखो आप, तो क्या है, ns1 ns1 ns1। तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ओके, जो कि एस ब्लॉक के केस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, ये कैसे है, सिमिलर है कि नहीं? तो अगर हमें पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहे हैं, ओके, ये अगर सिमिलर मिल रहे हैं तो भैया इसीलिए तो हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रही है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर ही तो डिपेंड करती है हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। क्लियर हो गई बात? सिंपल सा रीजन है ये, ओके। क्यों सिमिलर, क्यों पीरियोडिसिटी मिलती है हमें? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गई बात? सिंपल। चलो, अब तक हम लोग ने पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम कैसे हमारे पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे, ये देख लिया। अब हमारे पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा हमें डिटेल में सीखना है, ओके। तो बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं इस वाले पार्ट में, पर मैं क्या करूँगा, क्विकली गो थ्रू करूँगा हमारे इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के पार्ट से, ताकि इसमें से भी फैक्चुअल चीज़ों में से भी जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा इसमें भी, ओके। बाकी सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको बुक में पढ़ के भी समझ में आ जाएंगी, ओके। तो अब पीरियोडिक टेबल हमारे पास बनाया है, ओके। जब उसकी डेवलपमेंट हो गई, एक्चुअल में हम लोग लास्ट में पहुंच गए पीरियोडिक टेबल तक, उसके बाद कई सारे फॉर्म्स है इस पीरियोडिक टेबल के जो बनाए गए, पर इसमें से अब हम इंसान है ना, हमें तो हमेशा वही चीज़ चाहिए जो ज़्यादा आसान हो, ओके। तो इसीलिए इन सारे फॉर्म्स में से एक ऐसा फॉर्म है जो कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, ओके। और कौन सा फॉर्म है वो ये फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर में। तो शुरुआत मतलब अब हम लोग ने देखा था पीरियोडिक टेबल बना कैसे था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने रोज में हम लोग ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ग्रुप्स में। तो इन रोज को हम लोग ने क्या देखा था, बोला था पीरियड्स होते हैं ये सिंपली, ओके। तो हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, सबको पता है अब। तो ग्रुप्स जो है वो कितने हैं हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 तक, यहाँ तक, फिर 13 से लेके 18 तक यहाँ तक, ओके। एकदम बेसिक सी चीज थी। अब ग्रुप्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग आगे ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब ग्रुप आपको समझ में आ ही जाएंगे। पीरियड के बारे में एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, शायद इस तरह के क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के पूछते हैं नीट में, ओके। तो अब देखो सिंपल सी बात है, हर एक पीरियड के नंबर मैंने लिख दिया है, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7। हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं वो मैंने सामने लिख दिए। तो आप सिंपली ये ऐसे याद रख सकते हो कि भाई पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स है। आप जाके चेक भी कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में, देखो अब भले हम लोग ने हाइड्रोजन को बीच में रखा है, देखेंगे हम लोग बाद में क्यों बीच में रखा है, पर हम लोग मानते हैं कि हाइड्रोजन भी भाई पहले पीरियड का ही एलिमेंट है, तो मानते हैं बोलने के लिए, ओके। तो इसीलिए एक एलिमेंट पहले पीरियड में, दूसरा एलिमेंट पहले पीरियड में, तो 2 एलिमेंट हो गए पीरियड नंबर 1 में। इसी तरह से देखो पीरियड नंबर 2 में 2 और 6 8 एलिमेंट्स। तो ऐसे ही आप काउंट करके भी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कितने एलिमेंट्स है कौन से पीरियड में, पर आपको याद भी तो रखना है, राइट।
तो याद रखने के लिए सिंपल सी तो चीज़ है, देखो पहले में 2 है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो दूसरे तीसरे में सेम सेम है, फिर चौथे पांचवें में भी सेम सेम 18 18 है देखो, ओके, और फिर छठवें सातवें में भी सेम सेम 32 32, ओके। तो ऐसे सेम सेम वाले पेयर्स बना दो, हो गए याद, ओके। अब बात यह है कि याद करना तो मुश्किल नहीं है, ओके। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखो 32 32 एलिमेंट हो रहे हैं ना, तो ये कैसे हो रहे हैं, देखो चौथे पांचवें पीरियड में भी 18 18 एलिमेंट्स हैं, ओके। छठवें और सातवें में 32 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बीच में देखो 14 एलिमेंट्स फंसे हुए हैं, ओके। यहाँ पर छठवें में बीच में 14 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो बचे हुए 18 एलिमेंट्स हैं देखो, उनको आप ऐड करोगे तो 32 हो जाएंगे। सेम केस है पीरियड नंबर 7 के साथ भी, ओके। तो ये 14 एलिमेंट्स पीरियड नंबर 6 के और 7 के, हम लोग इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये पीरियड नंबर 6 के होते हैं लैंथेनॉइड्स, पीरियड नंबर 7 के होते हैं एक्टिनॉइड्स, ओके। ये सिंपल सी चीजें आगे हम लोग देख लेंगे एफ ब्लॉक जब हम लोग देखेंगे ना इसी चैप्टर में तब। पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर देखो, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ओके पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स है वो कैसे ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो आप तो कहोगे सर दिया है ना यार, हम लोग पढ़ लेंगे हो जाएगा, क्यों ढूंढने की बात करने हमें। पर क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं वो लोग, ओके। अगर सपोज अब ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई एकाध कोई भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स है कैसे ढूंढे, ओके। सबसे पहले ये देख लेते हैं, तो कैसे ढूंढ सकते हैं हम लोग, ओके। आपको बताऊंगा मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ लास्ट में। तो सबसे पहले मैं आप एग्जांपल लेके बताता हूँ, चलो 6 पीरियड का एग्जांपल लेता हूँ, 32 एलिमेंट्स है ना, सबसे ज्यादा वाले एलिमेंट्स के एग्जांपल लेके पढ़ शुरू करते हैं। तो 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स है कैसे ढूंढेंगे हम लोग। देखो हमें ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहली बात कि हर एक पीरियड में ओके जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू होते हैं, ओके। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है फर्स्ट शेल में, मतलब शुरू हो रहा है फिल होने में फर्स्ट शेल से, ओके। सेकंड पीरियड में आएंगे हम लोग तो लिथियम देखो 1s2 2s1, तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल होने की शुरुआत होती है सेकंड शेल से। वैसे ही थर्ड पीरियड में थर्ड शेल से शुरुआत होगी, फोर्थ में फोर्थ शेल से, फिफ्थ में फिफ्थ शेल से, और सिक्स्थ में सिक्स्थ शेल से। और सिक्स्थ शेल से हो रही है, ओके। सारे पीरियड्स में शुरुआत हो रही है उस पर्टिकुलर पीरियड नंबर जो है उस शेल से शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रॉन फिल होना। और कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में। तो फर्स्ट पीरियड में 1s से शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रॉन्स फिल होना, सेकंड में 2s से, थर्ड में 3s से, फोर्थ में 4s से, फिफ्थ में 5s से, सिक्स्थ में 6s से। तो ये सिंपल सी चीज है, ओके। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, अब मैंने बता भी दिया। तो ये बात याद रखनी है आपको, हर एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होगा उस पर्टिकुलर पीरियड नंबर जो है वो नंबर लेंगे हम लोग, जैसे कि पीरियड नंबर 6 है, फिर s ऑर्बिटल से शुरुआत होती है, तो 6s से इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू होगा सिक्स्थ पीरियड में। अब आगे उस पीरियड में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो ढूंढना है हमें, सबसे पहली चीज, ओके। ऑर्बिटल्स गेटिंग फिल्ड कैसे ढूंढेंगे हम लोग, अब्बा प्रिंसिपल है ना हमारे पास, ओके। या फिर आप याद भी रख सकते हो, ओके। तो अब याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं। देखो 6s से शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रॉन फिल होने की, ओके। तो 6s के बाद अब्बा प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो यहाँ पर 6s है, तो 6s के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है, या फिर कौन से ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, 6s के बाद फिल होते हैं 4f के ऑर्बिटल्स, चलो ले लिया, लिख दिया मैंने 4f। फिर फिल होते हैं 5d के ऑर्बिटल्स, चलो ठीक है 5d के होते हैं फिल, ओके। ऐसे हमें जो भी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं अब्बा प्रिंसिपल से वो लेते लेते जाना है। कहां तक लेते चले जाना है बताता हूं मैं, देखो 6p भी ले लिया मैंने, ओके। कहां तक लेते जाना है, देखो जब तक हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 6s वाले से, राइट। तो 6 शेल से शुरुआत कर रहे हैं, तो 6 शेल से शुरुआत किया, फिर बाद में 4th शेल वाला ऑर्बिटल फिल हो रहा है, चलेगा ठीक है ले लिया। फिफ्थ शेल वाला ऑर्बिटल फिल हो रहा है, चलो ले लिया। फिर से 6 शेल वाला ऑर्बिटल फिल हो रहा है, चलो ले लिया। पर आगे वाले शेल का ऑर्बिटल नहीं लेना है, क्योंकि देखो 7s ऑर्बिटल्स की फिल होने की शुरुआत होगी 7th पीरियड में, तो फिर हमारा 6 पीरियड खत्म, यहां तक आ गई बात समझ में, ओके। नेक्स्ट हायर नंबर का ऑर्बिटल नहीं लेना है हमें, तो इतने ही ऑर्बिटल्स फिल होंगे 6 पीरियड में। एक बार ये मिल गया, चलो फर्स्ट स्टेप हो गई। अब उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो ढूंढना है। अब ये तो सबसे सिंपल चीज है, देखो s में होते हैं कंप्लीटली फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। कंप्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल में होते हैं 14, कंप्लीटली फिल्ड d में होते हैं 10, कंप्लीटली फिल्ड p में होते हैं 6। ऐड कर दो अब इनको, कितना होगा 16 10 26, 26 प्लस 6 कितना होगा 32। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटली फिल हो रहे हैं इस पीरियड में 32, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं उतने ही होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पीरियड में। आ गई बात समझ में, ओके। तो इस 6th पीरियड में है 32 एलिमेंट्स, मिल गया देखो हमें आंसर। अब बोलोगे सर ये महाभारत क्यों बताया हमें, देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं वो लोग एग्जाम में, आपको दे देंगे कि बताओ पीरियड का नंबर, ओके, जिस पीरियड में 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं।
आप फिर चकरा जाओगे ना, अरे यार अब कौन सा पीरियड होगा ये। तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर भाई साहब किसी पीरियड में पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, ओके, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस पीरियड में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये महाभारत बताया आपको, ओके, ताकि आपको समझ में आए ये चीज। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है हमें, तो आसान तरीके से पढ़ना है, इसीलिए हम लोग ने उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ओके, कोई भी चीज हो ना, हम लोग उसको तोड़ तोड़ के ही पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीजें। और आगे के चैप्टर्स के नाम भी ऐसे होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्योंकि ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं। ओके, आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट ये चीज। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है कि भाई एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है देखो, पर यही पर गड़बड़ हो जाती है। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि भाई एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, पी ब्लॉक वाले कौन से हैं, डी ब्लॉक वाले कौन से हैं, एफ ब्लॉक वाले कौन से हैं। ओके, तो वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, वो फिल हो रहा है एस ऑर्बिटल में वैलेंस शेल के। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो रहा है वैलेंस शेल के, सबसे आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल में। खत्म। तो उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल सी चीज है, देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, आप आपके बुक में भी देख सकते हो, यहां पर भी दिया है मैंने, देखो। ओके, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिंपल सी चीज है। फिर इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब जैसे मैंने बताया था, देखो पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करते टाइम पर कि पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है, मैंने बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में सिर्फ वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल को ही हम लोग लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। ओके, तो देखो वैलेंस शेल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ओके, सिंप्लिसिटी के लिए। और एस ऑर्बिटल, देखो वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल ही है हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। अब आप अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एनएस में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स है ना, इनका आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो इनमें ना हमेशा उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो NS1 होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, आप देख लो, लिख के आप समझ सकते हो ये चीज। सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो इसका पैटर्न NS1 ही होगा। ओके, इसका 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, और इनके पहले करस्पॉन्डिंग इनर्ट गैसेस आ जाएंगे। मतलब यहां पर हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, ऐसे समझ में आ गया। तो देखो हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, मतलब इनर्ट गैस के बाद NS1 और N क्या है हमारा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल का नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स नहीं, वैलेंस शेल का नंबर। हो गई क्लियर बात? इसमें क्या है, NS2। यही सिंपल सा लॉजिक है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। अब यहां पर मैंने अच्छे से बता दिया, आगे के ब्लॉक्स में आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो NS1 या फिर NS2 होता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा, NS1 से लेके 2। ओके, आगे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, अब सिंपल वही लॉजिक बनेगा जैसे इस ब्लॉक में था। वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो रहा है सेम वैलेंस शेल के पर पी ऑर्बिटल में। ओके, खत्म। अब कौन से ग्रुप्स है इस पी ब्लॉक में, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18, यहां से ये लेके यहां तक, ये है पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। सिंपल सी चीज है, देखो ग्रुप 1 से लेके 2 हो गया, 13 से लेके 18 हो गया। मैंने बोला था ना ग्रुप भी हो जाएंगे अपने कवर ब्लॉक में हम लोग जब देख रहे हैं तब। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनका भी कैसे है, अब इनके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने बताया था क्या होगा, वैलेंस शेल का पी ऑर्बिटल होगा और एस ऑर्बिटल होगा। तो देखो यहाँ पर वैलेंस शेल का पी ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल है, एन मतलब वैलेंस शेल, तो देखो वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल का पी ऑर्बिटल। अब कैसा है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं। तो इनमें हमेशा NS वाला जो होगा ना वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, NS2 होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते होते ही आते। देखो अब यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम में, लिथियम में NS1 है, बेरिलियम में NS2 है। ओके, मतलब 2s1 है इसमें 2s2 है, बेरिलियम तक 2s2 फिल हो गए। अब बेरिलियम के बाद ही आता है ना बोरॉन, तो बोरॉन हमारा ग्रुप 13 वाला एलिमेंट है, पी ब्लॉक वाला एलिमेंट है। अब हमें पता है 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होना शुरू होता है, 2p में। ओके, तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट, क्योंकि नेक्स्ट वाला एलिमेंट है बोरॉन। ओके, तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 है इसका एटॉमिक नंबर, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फिल हो गए। ओके, 1s1 में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा हुआ 5वां इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें डाल रहे हैं। तो देखो अब ये तो है हीलियम, राइट, तो इसको हम लोग पकड़ते नहीं है जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। इनर्ट गैस को छोड़ के बचा हुआ जो हमारा कॉन्फिगरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के केस में कौन सा होता है, ये वाला होता है। देखो 2s2 है 2p1, अब 2 मतलब मैं n मान रहा हूं क्योंकि ये वैलेंस शेल है। देखो ns2 हो गया, np1 हो गया। ओके, तो देखो ns2 np1, तो ns2 np1 ऐसा। तो अब कार्बन के केस में n यहाँ पर 2p में और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 2p2 हो जाएगा, तो np2 हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे आगे जाओगे, नाइट्रोजन के केस में np3 मतलब 2p3 हो जाएगा, ऑक्सीजन के केस में 2p4, फ्लोरीन के केस में 2p5, नियोन के केस में 2p6। तो क्या हो रहा है, np1 से लेके 6 तक जा रहा है। तो देखो ns2 np1 से लेके 6 तक, सिंपल सी चीज है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक से याद करोगे तो याद भी हो जाएगा। अब ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, इनको दोनों को मिला के मेन ग्रुप या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, फैक्चुअल सी चीज है ये। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, अब सेम लॉजिक, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ओके ये फिल हो रहा है सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में, ओके सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में, और हम लोग सेकेंड लास्ट शेल को पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। ओके, ये है लास्ट शेल, ये है सेकेंड लास्ट शेल। ओके, लास्ट शेल को हम लोग अल्टीमेट बोलते हैं, इसलिए सेकेंड लास्ट को हम लोग पेन अल्टीमेट बोल रहे हैं। ओके, अब डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं, देखो डी ब्लॉक वाले ये वाले एलिमेंट्स है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट्स आ रहे सारे हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब देखो इनमें सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, करेक्ट, तो इसीलिए इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल तो है, ओके वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल है, ओके, और इनर शेल का डी ऑर्बिटल भी है। ओके, तो आपको ये चीज कैसे समझ में आएगी, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। स्कैंडियम, अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो मैं जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। तो स्कैंडियम 21 जो है, हम लोग क्या करेंगे, फटाक से हम लोग कोई भी एटॉमिक नंबर हमें मिला तो उसके करीब वाला इनर्ट गैस ढूंढ लेंगे हम लोग। तो करीब वाला इनर्ट गैस है आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर वाला, करीब वाला और पीछे वाला, आगे वाला नहीं ढूंढना है। तो आर्गन मैंने लिख दिया, तो यहां तक हो गए 18 इलेक्ट्रॉन फिल, तो सॉरी यहां पर लिख देता हूं 18। तो आपको तो पता होगा आर्गन तक कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही ऑर्डर जाता है। 3p6 के बाद अब अफबाउ प्रिंसिपल आपको देखोगे तो 3p6 के बाद 3d में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, 4s में जाता है, राइट। तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं हम लोग पहले 4s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 4s के बाद किस में जाता है, 3d में जाता है, फिर तो 3d में डालेंगे बाद में, 4s के बाद। तो देखो स्कैंडियम में अब 21 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं आर्गन के बाद, 3 में से 4s में 2 ही जा सकते हैं, चलो 4s में 2 डाल दिए सबसे पहले, ओके। उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में, तो इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके। इसी तरह से आपको अब समझ में आ गया होगा कि देखो लिथियम में, ओके 1s2 2s1, लिथियम है 3, राइट एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। सबसे पहले जाएगा 1s में, ओके अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, फिर जाता है 2s में, 1s में 2 जाने के बाद बचा 1, तो 1 को हम लोग ने डाला 2s में। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है वो किस में हो रहा है, s ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, वैलेंस शेल के, तो इसीलिए s ब्लॉक एलिमेंट है लिथियम। सेम वे आप बोरॉन को मैंने बताया था, देखो आपको 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ पर बोरॉन है 5 एटॉमिक नंबर, पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गए 1s में, उसके बाद 2s में अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2p में कितने बचा, अब बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसीलिए 2p में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाले, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, देखो 2p में फिल हो रहा है। आगे बात समझ में। कार्बन के केस में देखो ये 2p में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, सबसे लास्ट वाला जो जाएगा फिर से 2p2 हो जाएगा, तो फिर से वो 2p में ही जा रहा है। आगे बात समझ में। नाइट्रोजन में 2p3 हो जाएगा, तो फिर से 2p में ही जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ओके जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो फिर से 2p में ही जा रहा है ना, नाइट्रोजन के केस में। कार्बन के केस में सेकंड इलेक्ट्रॉन 2p में ही जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है हमारा यहाँ पर, p ऑर्बिटल में जा रहा है, वैलेंस शेल के, तो ये इसीलिए p ब्लॉक एलिमेंट्स है। आगे बात समझ में, और ये इसीलिए d ब्लॉक एलिमेंट्स है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो ये जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे समझाया, देखो अब ये चीज मैंने लिख के दिखाई आपको कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो हम लोग जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल में, उस ऑर्डर में लिखते नहीं है ऑर्बिटल्स। हम लोग ऑर्बिटल्स जो है वो जो भी ऑर्बिटल का नंबर ओके बड़ा है उसको बाद में लिखते हैं। तो 3 छोटा है तो इसलिए हम लोग 3d1 को पहले लिखेंगे, 4s2 को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं,
ओके भले 4s में जा रहा है पहले इलेक्ट्रॉन, पर फिर भी उसको बाद में लिखते हैं हम लोग, लिखने का तरीका अलग है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका अफबाउ प्रिंसिपल है। क्लियर हो गई बात? तो देखो अब यहाँ पर जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको छोड़ दो, इसको हम लोग लेते नहीं है जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इनर्ट गैस के बाद वाली चीज़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया ना, वैलेंस शेल से पहले वाला शेल, मतलब यहाँ पर वैलेंस शेल है 4th, सबसे बड़ा सबसे लास्ट शेल है 4th। ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ तक सिर्फ 3s 3p तक जा रहा था इलेक्ट्रॉन, राइट, फिर 4s में गया, फिर 3d में गया, तो सबसे लास्ट वाला शेल कौन सा है? 4th शेल, तो ये वैलेंस शेल हो गया। तो वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल, देखो वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल है, ओके, और फिर उसके पहले वाला शेल का d ऑर्बिटल है। तो वैलेंस शेल में से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, राइट, 4 में से 1 माइनस किया 3 मिल गया, तो n-1 हो गया ना ये। अगर मैं 4 को n मान लूँ तो ओके, तो n-1 मैंने किया, तो 4 - 1 मैंने किया, तो मुझे मिल गया 3। तो 3 क्या है हमारा? यही है, देखो 3 है हमारा n-1, करेक्ट। तो अब ये n-1d भी आ गया, देखो n-1d, तो जैसे मैंने बताया देखो ns आ गया, n-1d भी आ गया, ns और n-1d ये आ गए इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इस तरह से समझो चीज़ों को, ओके क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब ये जो है n-1d की कैपेसिटी 1 से लेकर 10 तक है, तो आराम से देखो 4s के 2 भरने के बाद d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते होते जाएंगे, इसीलिए n-1d 1 से लेकर 10 तक है, ओके। और ns जो है, ओके, ये ns ना 1 से लेकर 2 हो सकता है, मतलब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, या फिर 0 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये थोड़े एक्सेप्शनल केसेस है, क्योंकि जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तब आप इसको समझ सकते हो, ओके। और वैसे तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी, कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को पाने के लिए वो लोग थोड़ा इधर उधर कर देते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, ओके। तो इसी वजह से ये ns में 1 या फिर 2 हो रहा है, या फिर 0 से लेकर 2 हो रहा है। आपको अगर डिटेल में देखना होगा तो आप जाके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर में जाके देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ns में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो रहे हैं, या फिर 0 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो रहे हैं, ओके। क्यों हो रहे हैं मैंने बताया, कैसे हो रहे हैं आपको देखना रहेगा तो आपको जाके देख सकते हो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड जो शेल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं इसीलिए। और दूसरी बात, ये n-1d और ns वाले जो शेल्स है ना, सब मतलब जो ऑर्बिटल्स है ना, इनमें एनर्जी बहुत कम है, तो इसीलिए फिर इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी टेंडेंसी होती है। तो अभी फिलहाल तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है 1 से लेकर 2 होता है ns, या फिर 0 से लेकर 2 होता है। ऐसा क्यों होता है वो डिटेल में हम लोग डी ब्लॉक में भी देख लेंगे अच्छे से, ओके, जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। आ गई यहाँ तक बात समझ में? चलो अब इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अर्लियर अभी टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ठीक से समझाया नहीं इस चीज़ को, फटाफट एकदम दे दिया है, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अर्लियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता था। अब मेटल्स क्यों? क्योंकि ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, याद रखना ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स होते हैं, क्योंकि आगे भी देखेंगे हम लोग। तो अब उनको बोला जाता था ट्रांजिशन मेटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक था कि भाई ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज थे ना, ये ट्रांजिशनल थे, ओके। ट्रांजिशनल थे किसके बीच में? एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बीच में और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बीच में, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते। देखो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ना आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके, आप पढ़ोगे आगे। और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना जो है ना, वो मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अभी जो हमारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना, ये थोड़े अतरंगी है, मतलब ये क्या करते हैं मालूम है, ये ना ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें आयोनिक कंपाउंड्स का भी कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी कैरेक्टर होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं, ओके। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक समझ लेना कि देखो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होने की प्रॉपर्टी और कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होने की प्रॉपर्टी, ओके, इन दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में एक ट्रांजिशन हो रहा है, देखो आयनिक से कोवेलेंट तक का, ओके, जिसमें मिक्सचर है आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर का, ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो देखो डायरेक्टली आयनिक से कोवेलेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी में चेंज, आयनिक से धीरे 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 आयनिक और कोवेलेंट का मिक्सचर बन रहा है, और फिर मिक्सचर से फिर से डायरेक्ट कोवेलेंट बन रहा है, आ गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग इसको, किसके प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिशनल है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ओके। कोई भी हमारा मिक्सचर होगा, सपोज हम लोग ने शुगर लिया यहाँ पर, तो शुगर और वाटर का मिक्सचर लिया यहाँ पर और फिर वाटर लिया, तो हम लोग बोलेंगे ना शुगर से वाटर में ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है, ऐसे डायरेक्ट अब्रप्ट नहीं हो रहा है, शुगर से डायरेक्ट वाटर नहीं हो गया, शुगर और फिर उसके बीच में शुगर और वाटर का मिक्सचर है और फिर उसके बाद सिर्फ वाटर है। ऐसे मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए कि ट्रांजिशनल कैसे हो गया। क्लियर हो गई बात? पर बाद में ना हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की तो आदत है ही, तो आईयूपीएससी ने क्या कर दिया, आईयूपीएससी ने
ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन बदल दिया थोड़ा सा मतलब बदल ही दिया उन्होंने क्या बोला कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम या फिर आयन में ओके जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो ही वो एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके, तो इस वजह से क्या हुआ, हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे ना ये सारे, इनमें से ये बेचारे जो ग्रुप 12 वाले एलिमेंट्स है ना, ये काल बाह्य हो गए डी ब्लॉक से। ओके, ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये जो है ना, ये डी ब्लॉक से काल बाह्य नहीं हुए, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते ये। ओके, अब क्यों नहीं कहलाते, देखो डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनके एटम या फिर आयन में जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ओके, अब आप अगर ध्यान से देखोगे, ओके, ये जो डी ऑर्बिटल्स है वो सेकेंड लास्ट शेल की डी ऑर्बिटल्स की बात चल रही है। ओके, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेकेंड लास्ट शेल। तो अब अगर आप जिंक, कैडमियम या फिर मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, मैं जिंक का देख के बताता हूँ आपको, जिंक का दिखाता हूँ। ओके, जिंक का है 3d10 4s2। ओके, इसके पहले आर्गन ही आएगा। ओके, तो अब ध्यान से देखना, यहां पर आप अगर देखोगे तो 4s2 3d10 है एटम का, जिंक के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ऑर्बिटल जो है सेकेंड लास्ट शेल का है क्या इनकम्प्लीटली फिल्ड? नहीं है। चलो, एटम में तो नहीं फॉलो हो रहा है हमारा डेफिनेशन। आयन में एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन है आयन में भी, अगर आयन में भी हो तो हो जाएगा अपना ट्रांजिशन। आयन में भी नहीं हो सकता, देखो क्यों? क्योंकि अगर जिंक जो है जिंक प्लस आयन बना रहा है या फिर जिंक 2 प्लस आयन बना रहा है, ओके, जिंक 3 प्लस आयन नहीं बनता। ओके, बाद में देखेंगे हम लोग क्यों नहीं बनता, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जिंक प्लस और जिंक 2 प्लस आयन ही बनता है। तो जिंक प्लस आयन में क्या होगा, ये एस में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ओके, तो 3d10 4s1 हो जाता है। ओके, फिर जिंक 2 प्लस में फिर से और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसी एस में से, तो 3d10 4s0 हो जाएगा। अब देखो, ये जिंक प्लस आयन में भी 3d10 ही है, इनर वाले शेल का डी ऑर्बिटल फील्ड ही है कंप्लीटली। जिंक 2 प्लस में भी इनर वाले शेल का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड ही है। आ गई बात समझ में? तो ना ही इसके एटम में ना ही इसके आयन में इसके जो इनर शेल वाला डी ऑर्बिटल है या फिर सेकेंड लास्ट शेल वाला जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फील्ड है, इसीलिए ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। इसी तरह से कैडमियम और मर्क्यूरी का भी है। ओके, तो आई होप आपको यह बात अब समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई बात? चलो, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को देखते हैं। तो ये भी सेम टाइप ऑफ डेफिनेशन, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होता है एफ ऑर्बिटल में, और एफ ऑर्बिटल कौन सा वाला? थर्ड लास्ट शेल का। ओके, यहां पर ऐसे याद रख सकते हो आप, थर्ड लास्ट शेल के एफ ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्योंकि देखो सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, करेक्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में उनको हम लोग बोल रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। अब देखो ये वाले एलिमेंट्स में और अंदर वाले शेल के एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, देखो ये थे ट्रांजिशन। ओके, इनमें इससे भी अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, भले वो एफ में क्यों ना जाओ, इसलिए इससे भी अंदर वाले जा रहे हैं, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स तो ही है, मेटल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, याद रखना ये भी मेटल्स ही है। ओके, और अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया डी ब्लॉक ग्रुप 3 से ग्रुप 12, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है इनके 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स। ओके, शुरुआत होती है इनकी सीरियम से लेके लुटेशियम तक, पहले 14 एलिमेंट्स की, और इनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। ओके, कैसे याद रखोगे आप लैंथेनॉइड्स? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, मतलब इनको हम लोग लैंथेनॉइड्स बोल रहे हैं क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, देखो, या फिर ऐसा समझ लो कि लैंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो लैंथेनम है इसके बाद फिर ये 14 एलिमेंट्स इसी ग्रुप 3 में ही है। ओके, ये 14 एलिमेंट्स, ओके, जो मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे ना, तभी मैंने 32 के ऊपर स्टार लगाया था, तब मैंने बताया था देखो यहीं पर हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, तो इसी ग्रुप 3 में लैंथेनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स डाले गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे ना तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ओके, दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ पर अगर हम लोग ये 14 एलिमेंट्स डाल देंगे तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स आगे खिसक जाएंगे, तो फिर ये पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये नीचे वाले, इनकी प्रॉपर्टीज इनके जैसे सिमिलर है ना, देखो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसके साथ ही थैलियम की भी प्रॉपर्टी इनके साथ सिमिलर है, पर ये थैलियम तो कुछ आगे ही चला जाएगा। ओके, तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में नहीं आ पाएंगे, तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का, पीरियोडिक टेबल का, वो हट जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग इनको सेपरेटली प्लेस करते हैं। सिंपल सा लॉजिक था ये, ओके, बता दिया मैंने। अब ऐसे ही लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स हैं, इनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। शुरुआत होती है सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक, ओके। अब देखो लैंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, ओके, तो इनका शुरू होता है 58 से लेके 71 तक। आपको अगर ये वाला ही याद हो गया, ये वाला याद रह रहा है, तो भी आप इसका ढूंढ सकते हो। कैसे? मैंने बोला ना 14 एलिमेंट्स है ये पूरे के पूरे, तो सीरियम को छोड़ के बाकी के 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सीरियम का 58 है तो उसमें 13 ऐड कर दो, ओके, 68 हो जाएगा, 69, 70, 71 मिल गया आपको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो। सारी चीज़ को याद ही रखना है ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। आप आपके दिमाग को चलाओ, कुछ चीज़ें आप लॉजिक से भी पहुँच सकते हो उन तक, ओके। सीरम का भी आप सपोज मैं आप एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक में बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती है, करेक्ट। क्या कर सकते हो आप? देखो, अगर आपको कोई चीज़ याद रखने के बाद भी आप भूल गए तो ऐसा नहीं है ना कि यार हो ही गया मतलब काम तमाम। आपको बाकी की चीज़ों का तो नॉलेज है। तो देखो, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। अब आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो पेपर में जाके ऐसा नहीं होगा कि आपको शायद सब कुछ ही याद आ जाए, ओके। प्रेशर में हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग से हट जाए। ठंडे दिमाग से सोचो, ओके। जो चीज़ याद नहीं आ रही है, पढ़ी तो होगी आपने, पढ़ी होगी तो दिमाग में कहीं ना कहीं कोने पर होगी। कैसे पहुंचना है वहां तक? देखो, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जरूर होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एग्जिस्टिंग आपके पास जितना भी नॉलेज है उससे ट्राई करो कि याद आ जाए। और ये सब चीज़ें लास्ट में करना, पेपर के शुरुआत में मत करते बैठना। जो चीज़ याद नहीं आ रही उसके पीछे मत भागते बैठना। लास्ट में सारे क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व हो पाए आपसे अच्छे से, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको लग रहे थोड़ा याद करने के लिए टाइम लगेगा, बाद में आप कर सकते हो उसको। अब इसको कैसे करोगे? देखो, सपोज मैं भूल गया हूँ सीरियम 58 है, ओके, पर मुझे पता है, मुझे क्या क्या पता है। देखो, लैंथेनॉइड्स होते हैं 6 पीरियड में, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर उसका एटॉमिक नंबर देखना है तो मुझे पता है 5th पीरियड के मुझे इनर्ट गैस तक पहुँचना है पहले। तो 5th पीरियड का इनर्ट गैस कौन सा होता है? मैं शुरुआत करूँगा, फर्स्ट पीरियड का हीलियम, दूसरे का नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन होता है। तो अब मैं फटाफट लिख दूंगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ओके, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, यहां तक। अब मुझे पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2, उसके बाद नियॉन का 10, क्योंकि उसके बाद 8 एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, राइट। उसके बाद फिर आर्गन का फिर से 8 एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, राइट, तो 18। अब देखो, ये फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स थे, सेकेंड पीरियड में 8 थे, तो मैंने 2 + 8 कर दिया। आ गई समझ में बात? थर्ड पीरियड में भी 8 थे तो 2 + फिर से 8 कर दिया मैंने, ओके। अब ये फोर्थ पीरियड का है क्रिप्टॉन, फोर्थ पीरियड में कितने हैं? 18 है, तो मैं 18 में और 18 ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 36 मिलेगा। और फिर मुझे पता है 5th पीरियड में भी कितने हैं? 18 एलिमेंट्स है, तो फिर से मैं और 18 ऐड कर दूंगा, तो 36 में 18 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 36, 20, 56, 54, तो मिल गया मुझे ज़ेनॉन का 54। अब मुझे पता है ज़ेनॉन 5th पीरियड का लास्ट वाला एलिमेंट है, तो 6th पीरियड में हमारे लैंथेनॉइड्स है। कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 3 में है, ओके। चलो, ग्रुप 3 में है तो ग्रुप 1 और 2 को पास करना पड़ेगा, फिर ग्रुप 3 में चले जाएंगे हम लोग। तो ज़ेनॉन 5th पीरियड में 54, ओके। यहां पर आ गए हम लोग, ग्रुप 1 वाला जो एलिमेंट होगा उसका होगा 55 एटॉमिक नंबर, 55, ग्रुप 2 का होगा 56, राइट। ग्रुप 3 में लैंथेनम पहले आता है, ये याद रखना है अपने को। तो लैंथेनम का होगा 57, और लैंथेनम के बाद फिर ग्रुप 3 में आते हैं लैंथेनॉइड्स, और सीरियम तो पहला ही लैंथेनॉइड है, तो 57 लैंथेनम के बाद सीरियम ही आएगा, 58 मिल गया। देखो, तो मैंने ये सब क्यों बताया? आपको ये चीज़ बताने के लिए कि अब ये इनऑर्गेनिक का पहला ही चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो याद रखने के चक्कर में ऐसे मत कर लेना कि अब भाई कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं रह पा रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हम भूल जा रहे हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसे कुछ हो गया तो मैंने आपको एक बस प्लान भी बता दिया चीज़ों के लिए। हर एक चीज़ों के लिए प्लान भी नहीं बनाना, बस दिमाग में आप ट्राई तो जरूर करना कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पर मैं कैसे सॉल्यूशन तक पहुंच सकता हूं। अपना दिमाग बहुत होशियार होता है, ओके, उसको पता होता है क्या करना है। कोशिश तो करके देखो, हो सकता है आप पहुंच जाओ। क्लियर? कोशिश करने में क्या दिक्कत है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो, तो वैसे ही लैंथेनॉइड्स, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71, बात समझ में आ गई? ये मैंने कैसे बताया। वैसे ही एक्टिनॉइड्स, एक्टिनम के बाद जो आने वाले 14 एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं हम लोग, ओके, एक्टिनॉइड्स। और ये शुरुआत होते हैं थोरियम से, तो 90 से लेके लॉरेंसियम तक 103 तक, ओके। ये इसका भी लॉजिक आप सेम तरह से याद रख सकते हो लैंथेनॉइड्स के लिए। अब इनका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? जनरल वाला, ओके, क्योंकि देखो इनके थर्ड लास्ट वाले सेल में F जा रहा है, तो देखो लास्ट वाला N हो गया, सेकेंड लास्ट वाला है N-1, तो थर्ड लास्ट वाला हो जाएगा N-2। सिंपल सी चीज़ है, तो N-2 F आ जाएगा,
ओके चलो आ गया। फिर इनमें ना n-1d वाले भी इसमें कभी कभी एक आध इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, तो इसीलिए ये n-1d में एक आध इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और फिर इनके लास्ट वाला जो शेल है ना उसमें s वाले ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स पक्का फिल होते हैं। ओके तो ns2, ओके n-1d 0 से लेके 1 एक आध इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैंने बोला 0 या फिर 1। और फिर n-2f की पूरी कैपेसिटी भर सकती है 1 से लेके 14 तक। होगा याद? क्लियर हो गई बात? ओके तो ये था सब महाभारत ब्लॉक्स के बारे में। अब इन ब्लॉक्स वाले क्लासिफिकेशन का फटाक से एक्सेप्शन देख लेते हैं। 2 एक्सेप्शंस है। इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? अफबाउ प्रिंसिपल को हम लोग ने यूज किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन भाई जिस भी ऑर्बिटल में जा रहा है, अगर वो वैलेंस शेल में जा रहा है s ऑर्बिटल के तो s ब्लॉक, वैलेंस शेल में जा रहा है p ऑर्बिटल के p ब्लॉक, वैलेंस शेल से पहले वाले शेल के d ऑर्बिटल में जा रहा है d ब्लॉक, वैलेंस शेल के पहले वाले शेल के भी पहले वाले शेल के f ऑर्बिटल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो f ब्लॉक। इस तरह से हम लोग ने क्लासिफाई किया। इसमें एक दिक्कत है, अगर देखो हीलियम की बात करें हम लोग तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 सॉरी, ओके तो इसके वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो s ब्लॉक होना चाहिए था, पर है तो एक्चुअल में ये p ब्लॉक वाला एलिमेंट। ओके p ब्लॉक में प्लेस कर दिया हम लोग ने, इसको s में नहीं रखा। अब इसको ऐसा क्यों किया हम लोग ने? देखो इसी वजह से किया है क्योंकि देखो ये जो हीलियम है ना इसका जो शेल है, अब वैलेंस शेल बोलना भी इतना ठीक नहीं क्योंकि इसका एक ही तो शेल है, तो एक ही शेल को आउटर मोस्ट शेल कैसे बोलेंगे हम लोग? ऑनली शेल बोलते हैं। तो जो भी इसका ऑनली शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। और इसको जिनके साथ प्लेस किया गया है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनके पास भी इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं ना ये भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अब क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ना तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, ओके साधु संत की तरह। और ये जो है हमारा हीलियम, अब क्योंकि इसका भी जो ऑनली शेल है वो भी फिल्ड ही है तो ये भी साधु संत की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका भी नेचर इनर्ट ही है। तो इसका नेचर इनर्ट है इसीलिए इसको इनर्ट नेचर वाले एलिमेंट्स के साथ प्लेस कर दिया। अब ये इनर्ट नेचर वाले एलिमेंट्स है पी ब्लॉक में तो इसीलिए इसको पी ब्लॉक में प्लेस कर दिया ग्रुप 18 में। आ गई बात समझ में? एक्सेप्शन सिंपल सा था। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के केस में हम लोग हाइड्रोजन के चैप्टर में भी देखेंगे इसको एक्सेप्शन के तौर पर। अब क्यों है देखो, टॉप में क्यों प्लेस किया बोल रहा था ना, मैं बाद में बताऊंगा। इसीलिए प्लेस किया है हाइड्रोजन को क्योंकि देखो हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s1 है, इसके भी ऑनली शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। s ब्लॉक होना चाहिए था इस हिसाब से, हमारे क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से, पर ये s ब्लॉक नहीं है। ओके ना ही इसको s ब्लॉक में नहीं प्लेस किया हम लोग ने ग्रुप 1 में। अब देखो इसकी और एक अतरंगी प्रॉपर्टी है, देखो इसके 1s1 है ना तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें ना एक और इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत चाहत है, अगर ये ले लेगा, क्यों चाहते देखो, अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाता है। और 1s2 है ना हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही है, देखो 1s2 हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया इसको। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, हम अभी देखा मैंने, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते। अब हर एक चीज़ को, दुनिया के हर एक चीज़ को स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, किसी को भी देखो हर इंसान स्टेबिलिटी की तरफ ही भाग रहे, सभी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे, तो बेचारे एटम्स क्यों नहीं भागेंगे स्टेबिलिटी की तरफ? ये भी भाग रहे, तो इसीलिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये ऐसी जो टेंडेंसी है ना ये होती है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी है ना, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको भी बस एक इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत होने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी भी है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, इनका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ये भी इनर्ट गैस की तरह, ये भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे, तो ये भी ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इनकी तरह भी बिहेव कर रहा है ग्रुप 1 की तरह, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 वालों की तरह है, NS1, ओके आउटर मोस्ट ऑन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की तरह है। तो हमने पढ़ा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पर ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इनके जैसे भी है, राइट, और इसकी प्रॉपर्टीज इनके जैसे भी है, ग्रुप 17 वालों के जैसे भी। अब क्या करें भाई, तो ये स्पेशल केस है ना, इनके जैसे इसकी प्रॉपर्टी दोनों के भी जैसी है, तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया भाई, दोनों भी झगड़ो मत, ओके हम दोनों में से किसी को भी नहीं देंगे, हम लोग इसको बीच में रख देते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग ने टॉप में रख दिया पीरियोडिक टेबल के। आगे बात समझ में? ओके अब देखो एकदम सिंपल सा टॉपिक बता देता हूँ, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गफलत कर दिया इन्होंने, ओके मेटलॉइड्स के केस में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इन्होंने, ओके तो इसीलिए मैं थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बाकी तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सारे हमारे जो एलिमेंट्स 118, ओके जैसे इनको ब्लॉक्स में क्लासीफाई कर दिया गया, वैसे एक सिंपल क्लासिफिकेशन है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इनको 3 में क्लासीफाई कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। सिंपल सी चीज़ें देखो, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको याद रखना है, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने तो पहले भी बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, और सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये तीनों भी मेटल्स होते हैं, ये सारे मेटल्स ही है, ओके। अब जो पी ब्लॉक है ना ये अतरंगी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया की तरह,
इसमें मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। कैसे कैसे है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल से शुरुआत किए, तो मैं बता देता हूँ मेटल्स कौन से, पर उसको समझने से पहले हम लोग एक बार मेटलॉइड्स देख लेते हैं, ताकि हमको एक बार आइडिया जाए कि कैसे मेटल्स है, इनमें कहाँ मेटल्स है, कहाँ नॉन मेटल्स है। तो मेटलॉइड्स कौन से देखो यहाँ पर, ये बोरॉन, सिलिकन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर टेलुरियम और फिर पोलोनियम, ये सारे हैं मेटलॉइड्स। ओके, ऐसे जिगजैग बॉर्डर में दिख रहा है आपको वो। ओके, टेक्स्ट बुक में थोड़ी गड़बड़ क्या कर दी है, बोरॉन को मेटलॉइड नहीं बताया, बोरॉन को नॉन मेटल बताया, एस्टेटिन को मेटलॉइड बना दिया है। ओके, तो ऐसा नहीं है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, यही मेटलॉइड्स है। ओके, अब ये जो मेटलॉइड्स जो भी देखे हम लोग ने, ये होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी, दोनों जैसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इनको बीच वाला नाम दिया है मेटलॉइड्स। अब इन मेटलॉइड्स के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ओके, ये होते हैं, ये है अपने मेटल्स, देखो एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, ये सब ये है मेटल्स अपने। ओके, तो आप भी ऐसे मार्क करके रख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, ओके, पीरियोडिक टेबल में, ये है मेटल्स नीचे वाले हिस्से में, यहाँ तक टेनिसिन तक। और इनके ऊपर वाले, अब देखो मेटल्स बता दिया मैंने, अब बचे नॉन मेटल्स। तो जितने भी बचे हैं बाकी के, ये देखो ये वाले, कार्बन, फॉस्फोरस, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, रेडॉन, ऑर्गेनोसिन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और हमारे हाइड्रोजन। ओके, ये है हमारे नॉन मेटल्स। आ गई बात क्लियर समझ में, कैसे मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, कौन से मेटल्स है, कौन से मेटलॉइड्स है, कौन से नॉन मेटल्स है। ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो मैं थोड़ा साइड में हट जाऊं तो आप ले लीजिएगा। ओके, फिर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, बहुत सिंपल है। 118 एलिमेंट्स में से 11 हमारे गैसेस है, ओके, 2 हमारे लिक्विड्स है, बचे हुए बाकी सारे सॉलिड्स है। ओके, और सॉलिड में भी आप एक चीज बता दूंगा आपको, पहले सबसे पहले हम लोग गैसेस देख लेते हैं। कौन से गैसेस है, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा कलर वाला डायग्राम लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाइड्रोजन हमारा गैस है, ऐसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन उस तरफ सबसे पहले गैस ही होता है, पता ही है सबको। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब ये भी चीज़ें हमको पता है, ये गैसेस में ही एग्जिस्ट करते हैं, N2O2 F2, राइट। फिर फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन भी गैस में एग्जिस्ट करते हैं, Cl2। ओके, तो ये सारे गैसेस हैं। अब इसके बाद Br2 गैस नहीं है, ओके, Br2 लिक्विड होता है, बाद में देखेंगे इसको, पहले गैस देख रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 4 हो गए। ओके, ये 4, एक 5, और फिर बाकी के जो 6 हैं वो है हमारे इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये है हमारे गैसेस। तो 5 + 6 वो हो गए 11। लिक्विड कौन से पूरे 118 में, ब्रोमीन है हमारा लिक्विड। ओके, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ऐसे याद रखो। और सबको पता ही है मर्क्यूरी, कितनी बार देखा है हम लोगों ने, मेटल है फिर भी लिक्विड ही है, तो मर्क्यूरी भी लिक्विड है। तो हो गए ये 2 लिक्विड्स, बाकी के सारे बचे हुए सॉलिड्स है। बस इसमें एक चीज़ है, ये जो मेटनेरियम के बाद ये जो है ना, डार्म स्टेडियम से लेके ऑर्गेनोसिन तक, इनके जो स्टेट्स है ना वो एक्सपेक्टेड वाले, तो इनके ऊपर इतना ध्यान मत देना। एक्सपेक्टेड है तो हम लोग इतना श्योर शॉट नहीं बोल रहे इनको। तो यहाँ तक मेटनेरियम तक, बाकी सारे जो है गैसेस और लिक्विड को छोड़ के सारे सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब देखो ये जो है ना, ब्लॉक, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का ढूंढने के लिए आपको कहा जा सकता है। ओके, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी हो जाता है। अब इस चीज को ना एनसीईआरटी में थोड़ा तोड़ के दिया है, कहीं पर 1-2 सेंटेंसेस में बताया कि ऐसे हम लोग इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम मतलब इन चीज़ों से हम लोग बता सकते हैं कि भाई एलिमेंट का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन मतलब कैसे बताएंगे, देखो पूरा पीरियोडिक टेबल जो है उसमें अगर पोजीशन बताना है तो आप अगर सिंपली उस एलिमेंट कौन से पीरियड में है और वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में है ये बता दोगे तो एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगा, राइट। फर्स्ट पीरियड का आप अगर बोलोगे, ओके, या फिर थर्ड पीरियड का आप अगर बोलोगे एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप में है, ओके, तो देखो थर्ड पीरियड 1 2 3, ओके, तो फर्स्ट पीरियड में है हाइड्रोजन, सेकंड में है लिथियम, थर्ड में है सोडियम, ओके, और उसका भी आप बोल रहे हो कि थर्ड ग्रुप, तो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम और थर्ड ग्रुप होता है एल्यूमिनियम, यहाँ पर इस तरफ, ओके, तो थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम है। पता चल गया, समझ में आ गई बात। तो पोजीशन बताना है किसी भी एलिमेंट का, इसका मतलब आपने को ग्रुप नंबर बताना है, पीरियड नंबर बताना है। अब दिक्कत क्या है, देखो पीरियड नंबर तो आपको पता चल जाएगा, ग्रुप नंबर पता होने के लिए ब्लॉक पता होना पड़ता है। ओके, तो इन टर्न हम लोग तीनों भी चीजें ढूंढ लेते हैं, सबसे पहले पीरियड नंबर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद ब्लॉक ढूंढ लेते हैं, उसके बाद ग्रुप नंबर पे आ जाते हैं। हो गई क्लियर बात। अब इसको ढूंढने के लिए कैसे ढूंढ पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ढूंढ सकते हैं हम लोग इस चीज को। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है, सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया है, तो भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो,
यही तो हम लोग ने सीखा चैप्टर नंबर 2 में। सिर्फ एटॉमिक नंबर से भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब वो प्रिंसिपल यूज करो, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, अब इससे हम लोग सबसे पहले पीरियड ढूंढेंगे। कैसे? अगर सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ओके चलो मैं फॉस्फोरस ही लेता हूँ, 15 है इसका एटॉमिक नंबर, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ। ओके, तो अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली मैं नियॉन लिख दूंगा। ओके, क्योंकि नियॉन है अपना 1s2 2s2 2p6 तक नियॉन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6। उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं? 2p के बाद 3s में जाते हैं और 3p में जाते हैं। तो 3s में 2 गए, 3p में 3 गए, 15 हो गए। अभी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसे ही लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी। बताना क्या है मुझे, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी वैलेंस शेल होगा, आपको पता चल रहा है इसमें वैलेंस शेल कौन सा है? ये है थर्ड शेल। जो भी वैलेंस शेल है, जो भी वैलेंस शेल का नंबर है, यहाँ पर 3 है वैलेंस शेल का नंबर, वही होता है पीरियड नंबर। खत्म, सिंपल सी चीज़ है। इसी को थोड़ा सा हाईफाई शब्दों में बोला है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हाईफाई नहीं है, हम लोग ने पढ़ा है ये चैप्टर नंबर 2 में। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो होता है शेल का नंबर। ओके, अब हाईएस्ट मतलब सबसे लास्ट वाले शेल का नंबर, तो लास्ट वाला शेल मतलब वैलेंस शेल का नंबर, तो वही मैंने बताया आपको। देखो वैलेंस शेल का नंबर 3 है। आगे बात समझ में कैसे पीरियड नंबर ढूंढना है? सिंपली वैलेंस शेल का नंबर ढूंढना है, जो भी वैलेंस शेल का नंबर है वही होता है पीरियड नंबर। चलो ठीक है, फिर ब्लॉक कैसे ढूंढना है? अब हम लोग ने पढ़ा ही है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उसमें हम लोग ने यही चीज पढ़ी है कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उनको। बस वही चीज हम लोग को यहाँ पर भी यूज करनी है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये ढूंढना है कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। ओके, कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा है, कौन से शेल के। अब देखो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 3s में गए और बचे हुए 3 3p में गए, तो बचे हुए 3 में से सबसे लास्ट वाला भी 3p में ही गया, करेक्ट। तो p ऑर्बिटल में गया और वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल में गया। क्या पढ़ा है हम लोग ने? ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल में जाता है वो होता है p ब्लॉक वाला एलिमेंट। मिल गया हमें कौन सा ब्लॉक है। ओके, इसी तरह से s ब्लॉक का भी एलिमेंट आप ढूंढ सकते हो। ओके, और डी ब्लॉक का भी एलिमेंट का आप ढूंढ सकते हो। ओके, हो गई बात क्लियर। अब एस ब्लॉक के लिए एक बार एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज चलो मैं पोटेशियम ले रहा हूँ। ओके चलो, तो पोटेशियम का आर्गन तक तो ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स तो भर गए। ओके, आर्गन के बाद अब पोटेशियम है 4th पीरियड वाला, तो 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब 4s में पोटेशियम का है एटॉमिक नंबर 19, तो एक ही चला जाएगा, करेक्ट। तो अब देखो वैलेंस शेल है 4th शेल, क्योंकि यहाँ तक देखो 3p में तक इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक, फिर 4s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल 4 है, तो पीरियड नंबर 4 हो गया। ओके, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 18 एलिमेंट के बाद 19वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s ऑर्बिटल में जा रहा है, वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में जा रहा है। तो देखो वैलेंस शेल के अगर s ऑर्बिटल में जा रहा है तो s ब्लॉक वाला एलिमेंट है। समझ में बात? वैसे ही डी ब्लॉक वाला भी स्कैंडियम अपन ने देखा था, तो उसमें भी देखा था हम लोग ने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी ऑर्बिटल में जा रहा है। डी ऑर्बिटल में जा रहा है किसके? इनर शेल के। ओके, सेकंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो कौन सा हो गया वो? डी ब्लॉक वाला एलिमेंट। ऐसे ब्लॉक ढूंढ लेंगे। एफ ब्लॉक के लिए इतना झंझटमारी मत करना, एफ ब्लॉक के लिए सीधा सीधा आप एटॉमिक नंबर ही ढूंढ लेना। अगर आपको एसपीडी में से कोई मिल नहीं रहा है, फटाक से आप एटॉमिक नंबर देख लो, फटाक से एटॉमिक नंबर जो है। ओके, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया होगा तो उससे एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी चीज़ है ना। नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर तो आपको पता चल जाएगा। इनर्ट गैस मतलब देखो नियरेस्ट इनर्ट गैस तो दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उससे आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, उसमें मिल जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मिल गया, इस रेंज में एटॉमिक नंबर आ रहा है कि देखो बस 58 से लेके 71 में, या फिर 90 से लेके 103 में। 58 से लेके 71 में अगर आ रहा है तो ये है लैंथोनॉइड्स, और लैंथोनॉइड्स होते हैं 6th पीरियड में, तो पीरियड भी मिल गया। अब देखो ये होते हैं एक्टिनॉइड्स, अगर इनके बीच में अगर अपना एटॉमिक नंबर आ रहा है तो एक्टिनॉइड्स होता है 7th पीरियड में, तो पीरियड तो सबसे पहले मिल गया। और ग्रुप की बात करें तो एफ ब्लॉक मैंने बोला था ग्रुप 3 में ही होते, तो ग्रुप भी मिल गया हमें। तो एफ ब्लॉक का तो सबसे सिंपल था, राइट, ग्रुप ढूंढना। तो चलो एफ ब्लॉक से शुरुआत की हम लोग ने ग्रुप नंबर ढूंढने की। अब एस और पी और डी के ग्रुप नंबर कैसे ढूंढते हैं वो देख लेते फटाफट। तो जैसे हमें पता चल गया कि भाई वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर ढूंढना एकदम चुटकी वाला काम हो जाता है। ओके, सपोज वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है, तो क्या करना है, बस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कितने हैं वो ढूंढने हैं। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही होगा उसका ग्रुप नंबर। एग्जाम्पल के तौर में मैं एकदम जनरलाइज लिख देता हूँ। ओके, हम लोग इनर्ट गैस
कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ओके, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पर इजी करने के लिए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का भी सपोज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही हम लोग लिखेंगे उसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। तो इनर्ट गैस के बाद सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का ही कॉन्फ़िगरेशन बचता है एस ब्लॉक के लिए। वो क्या होता है हम लोग ने देखा है NS1 या फिर 2। तो उसके ये जो आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, ओके, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक या फिर दो, तो एक रहेगा तो ग्रुप नंबर 1, दो रहेंगे तो ग्रुप नंबर 2 में वो एलिमेंट खत्म। वैसे ही पी ब्लॉक के लिए हम लोगों ने देखा था इनर्ट गैस के बाद क्या होगा NS2 NP1 से लेके 6 तक, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, पी ब्लॉक अगर आपने को पता चल गया कि एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल, ओके, या फिर हम लोग उसको ही कहते हैं वैलेंस शेल, तो उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग पहले काउंट करेंगे, ओके। तो ये रहे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, NS2 NP1 से लेके 6 तक कितने भी हो सकते हैं, ओके। तो 2 + 1 हो गया, सपोज मैं NP1 ले रहा हूँ, NS2 NP1 ले रहा हूँ, ओके, इनर्ट गैस के बाद, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब उसमें क्या करना है मुझे, 3 में बस 10 ऐड कर दो, मिल जाएगा अपने को ग्रुप नंबर 13, ओके। तो इसी फॉर्मूला को मैंने लिखा है यहाँ पर। अब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए क्या करना है, देखो, जैसे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, पी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल प्लस 10। डी ब्लॉक के लिए क्या करना है, डी ब्लॉक के लिए सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, या फिर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब ये जो चीज है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, डी ब्लॉक के लिए इसका थोड़ा अलग ही रुतबा है, मतलब ऐसे ही बोल दो, ओके। इनका थोड़ा अलग स्टाइल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके अलग तरीके से मिलते हैं हमें। देखो एस और पी में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके लिए, और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए, ओके, ये भी बता देता हूँ यहीं पर। वैसे तो हमें ग्रुप नंबर ढूंढने के लिए ये सब एफ ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ मैं क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है वैलेंस का। तो दोनों के केस में भी, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के केस में भी, जो भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, ओके, उसके बाहर, ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, डी और एफ ब्लॉक के लिए। चलो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ओके, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्कैंडियम ही ले लेते हैं, ओके। स्कैंडियम में आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद ये होता है 21, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हमें, तो जाते कैसे हैं, 4s में जाता है पहले, 4s में 2 जाएंगे, 3D में 1 जाएगा, ओके, तो हो गया 21। पर अब होगा क्या, देखो, लिखते समय हम लोग 3D के बाद 4s लिखते हैं, वो आपने को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो आर्गॉन 3D के बाद 4s। अब मैंने क्या बोला था, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो भी ऑर्बिटल में, वो भले आउटर मोस्ट शेल में ही ना हो तो भी चलेगा, उसकी इनर शेल वाले ऑर्बिटल में हो तो भी चलेगा, ओके। बस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डी और एफ ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पर स्कैंडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 1 3 है इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ढूंढ लिया, पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा वो इज इक्वल टू होगा उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आ गई बात समझ में, ओके। तो ये थोड़ा टेढ़ा था, समझ लो इस चीज को, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है ठीक से, ओके। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, ओके। ये बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, इतनी ज़्यादा यूज भी नहीं होती, पर इन केस अगर एग्जाम में पूछा गया देखने के लिए कि भाई आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है या फिर आपको कितनी बेसिक चीज़ भी पता है, तो शायद पूछ सकते हैं, ओके। या फिर इसका अलग से फॉर्मूला मैंने दिया है जो एकदम सिंपल सा है कि हमें बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट है आपने को पता चल गया, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद n-1d ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने लिया 1। और ns वाले ऑर्बिटल्स में, ओके, ns वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, ओके। n-1 के n-1d ऑर्बिटल्स में या फिर n-1d सबशेल में बोल भी सकते हैं हम लोग, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन से ले लिए, और फिर ns वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से वो भी ले लिए, ओके। 1 + 2 उनको ऐड कर दिया, 3 मिल गया, वही होगा उसका ग्रुप नंबर, ओके। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। पहला वाला फॉर्मूला मैंने जानबूझ के बताया कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, ओके। अब इसके साथ अब ये जो पूरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था अपना, ऑलमोस्ट जो 35-40% चैप्टर था, यहाँ तक तो कवर हो सकता है, हो गया। इसमें एक चीज़ है, ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, ओके, पर इससे 2-2 बार नीट में क्वेश्चंस पूछे गए, ओके। अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग इस वीडियो में जो भी पढ़ रहे हैं वो सिंपल चीज़ों के उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, वो शायद जो आपको मुश्किल लगे, पर बाकी की भी चीज़ें जो है, ओके, वो ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ना ही है, पूरा एनसीईआरटी जो है इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट ही है। क्लियर हो गई बात?
अब यहाँ पर IUPAC ने जो नॉमेनक्लेचर दिया है उन एलिमेंट्स के लिए जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है। ओके, अब क्यों दिया था उसका रामायण आप टेक्स्ट बुक में भी देख के पढ़ सकते हो। ओके, झगड़ा हो रहा था, नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, उसके बाद मैंने नाम दिया ये, उसने नाम दिया ये, मतलब अब इनमें झगड़ा शुरू हो गया कि भाई हम लोग ने डिस्कवर किया, इसका यही नाम होना चाहिए, हम लोग ने डिस्कवर किया, इसका यही नाम होना चाहिए। IUPAC ने बोला भाई चुप करो, झगड़ा मत करो, पहले तुम लोग एलिमेंट की डिस्कवरी प्रूव करो, एलिमेंट की डिस्कवरी प्रूव होने के बाद हम लोग कमेटी बिठाएंगे, सारे IUPAC रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे सारे देशों से, फिर उसके बाद वोट लेंगे और वोट से हम लोग नाम डिसाइड करेंगे। ये था इसका हिस्ट्री जो भी था। ओके, तो तब तक क्या करे, पर वोट लेके नाम डिसाइड करे तब तक क्या करे, कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना उस एलिमेंट को। तो तब तक के लिए IUPAC ने एक नॉमेनक्लेचर दे दिया सिंपल सा, उसमें कुछ डिजिट से हमारे देखो हर एक एलिमेंट ये 0 से लेके 9 डिजिट्स में ही बनेगा उसका एटॉमिक नंबर, तो उस डिजिट के लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर IUPAC ने रूट दे दिया। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ओके, ENN याद भी सिंपल तरीके से रख सकते हो। देखो 0 नील नल, 1 में अन है, ओके, बाय ट्राई क्वाड ये तो आपने सुना ही होगा, 4 के लिए पेंट भी सुना ही होगा, 6 के लिए हेक्स भी तो सुना ही होगा आपने, ओके, हेक्सागन, वैसे ही सेप्टागन, ओके, 7 के लिए तो सेप्ट, ऑक्टागन, 8, एन अलग है थोड़ा। ओके, अब इनके जो एब्रीवेशन है वो भी याद रखने, सिंपल है, नील का एन जो है वही एन, एब्रीवेशन मतलब सिंबल के लिए यूज होता है, हम लोग एलिमेंट का जो सिंबल लिखते हैं उसके लिए ये यूज होगा। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे। फिर अन का यू, बाय का बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ, एन का मतलब ENN का ई। अब सपोज एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं लेता हूँ एलिमेंट नंबर 170। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, अब इतना आसान नहीं पूछते वो लोग, पर सपोज अब नाम कैसे लिखा जाता है, नामकरण कैसे होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनिक जैसे नहीं है, ये एकदम सिंपल है। देखो 1 है हमारा अन, तो मैं पहला लेटर कैपिटल लिखूंगा जो भी है और अन, ओके, फिर से 1 है तो मैं फिर से अन लिख रहा हूँ, ओके, और फिर 7 है तो मैं सेप्ट लिखूंगा, राइट, मैंने रूट यूज कर लिया सब। अब लास्ट में हम लोग EM लगा देंगे, IUM, ओके। अब देखो बाय के केस में ना, देखो 1 1 2 है तो अन बाय, अब इसमें ऑलरेडी I है तो सिर्फ हम लोग UM ही लगा रहे हैं, ओके। तो ये थोड़ी अलग अलग चीज है, पर इतना कुछ ध्यान देने वाली चीज है नहीं इसमें, ओके। EM तो लगना है लास्ट में, ओके, अगर उसमें ही I है तो फिर UM ही लगा दो सिर्फ, ओके। अब स्पेलिंग में इतना देखना नहीं है हमें, हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतना स्पेलिंग वाला चीज़ जो है हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से। फिर भी मैंने बता ही दिया आपको एक चीज़, ओके। ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स के नाम है जिसमें सिर्फ UM भी लगता है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी उसके रूट में ही I है। ट्राई के लिए भी सिर्फ UM ही लगेगा, ओके, ऐसे बस। पर बेसिक सी चीज़ है, आप ये समझ लो, जिसके भी रूट में I है उसमें सिर्फ UM लगा दो, खत्म बात। जिसमें नहीं है उसमें IUM लगा दो, ओके। अब ये वाला जो चीज़ है बस इतना ही नहीं पूछते, इसको मिक्स कर देते हैं ये लोग 101 से लेके 118 के एलिमेंट्स के नाम से, ओके। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए आपको 101 से लेकर 118 के नाम तो याद होने चाहिए। वैसे तो आपको सारे 118 एलिमेंट्स के नाम तो याद होने चाहिए, पर कैसे याद रखोगे आप पीरियोडिक टेबल का सॉन्ग बनाया रोशनी मैम ने, वो रेफर कर सकते हो, ओके। 101 से 118 के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, ओके, फिलहाल तो अगर हम लोग शुरुआत करेंगे 101 से, ओके, तो ये काफ़ी सारे नाम ना जो है साइंटिस्ट के नामों पर रखे गए, फिर भी हम लोग अब ट्रिकी लगा देंगे। तो मैन, नो, लॉ, मतलब भाई मैन मतलब लोगो, नो लॉ, अब लॉ की कौन कदर करता है, राइट। फिर रट, डूब, सी, रट लेने तो डूब जाएगा सी में, इसको रट लेना पड़ेगा, करेक्ट। फिर बोहर, हस में, तो बोहर हस में, ऐसे कुछ है, ओके। फिर डर, रो, को, तो डरो मत, डर को रोको, ओके। पढ़ रहे हो तो डर के पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा, ओके। फिर बाद में नी, फ्ले, मो, ली, ते, ओ, तो कुछ मुझे ऐसा साउंड हो रहा था कि कोई मैं दूसरी भाषा बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग गया, तो मैंने इस रिदम में ही इसको याद कर लिया, नी, फ्ले, मो, ली, ते, ओ।
हो गए आपने 101 से लेके, देखो 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, नाम भी देखो, आप बुक में देखो। ओके, बुक को रेफर करो। मेंडेलिवियम 101, नोबेलियम 102, लॉरेंसियम 103, रुदरफोर्डियम 104, डुबनियम 105, सिबॉर्गियम 106, बोहरियम 107, हसियम ओके 108, मेथनेरियम 109, डार्मस्टेडियम 110, रॉन्जीनियम 111, कॉपरनीसियम 112, ओके, निहोनियम 113, फ्लेरोवियम 114, मॉस्कोवियम 115, लिवरमोरियम 116, टेनेसीन 117, ओगैनोसन 118। हो गई याद? ओके, तो ये याद भी रखना है आपको, सिंपल सी चीज़ है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक तो आ गए हैं, और इस चैप्टर के भी हम लोग ने पहले 2 जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए, फटाफट गो थ्रू कर लिया। ओके, और उनमें से भी मैंने उन चीज़ों को अच्छे से समझाया जो चीज़ें शायद आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, और ऐसे भी चीज़ें बताइए जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से क्वेश्चंस भी आए थे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। तो पढ़ते रहो, तभी नीट के ऊपर जीत पाओगे। और बाकी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी के टॉपिक्स इस चैप्टर के हम लोग कवर करेंगे उसमें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।